हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2017 की शिफ्टों में पूछे गए महत्वपूर्ण जीके और साइंस के प्रश्न, जो कि आगामी परीक्षा एमपी पुलिस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? पूछा गया आपसे, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से किसने आईएनसी की ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी? पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किसने आईएनसी की ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है गांधी जी और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। तो प्रश्न है, आईएनसी की ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी की ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी। अब यहाँ पर एक शब्द आया है आईएनसी, तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, भारत किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? पूछा गया आपसे, भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिक्किम। भारत के सिक्किम राज्य में सबसे कम जनसंख्या है और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, या इन्हें गोले भी कहा जाता है, और सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, कौन सा शहर सन 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी था? पूछा गया आपसे, कौन सा शहर सन 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी था? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है दौलताबाद, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो प्रश्न पूछा गया आपसे, कौन सा शहर सन 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता। कोलकाता शहर सन 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी था और नई दिल्ली 1912 के बाद से भारत की राजधानी बनी है, और कोलकाता वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? पहला ऑप्शन है साबरमती, दूसरा है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है माची और चौथा ऑप्शन है ताप्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर कि इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? पहला ऑप्शन है संजय, दूसरा ऑप्शन है सरदारपुर, तीसरा ऑप्शन है चंबल और चौथा ऑप्शन है कान्हा। तो प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कान्हा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश में भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, इंडिया गेट किस युद्ध के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया था? पूछा गया आपसे, इंडिया गेट किस युद्ध के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक मारे गए थे उनकी लिए उनके स्मारक के रूप में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था और इंडिया गेट वर्ष 1931 में बनकर तैयार हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, भारत के पहले उपग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया था? पूछा गया आपसे, भारत के पहले उपग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था और आर्यभट्ट एक प्राचीन खगोल शास्त्री और ज्योतिष शास्त्री थे
और इनकी पुस्तक का नाम है आर्यभट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? पूछा गया आपसे ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी और वर्तमान 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीतम अच्युतन नंपुतिरी को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था? पूछा गया आपसे किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध, दूसरा ऑप्शन है बरगी बांध, तीसरा ऑप्शन है तुंगभद्रा बांध और चौथा ऑप्शन है भाखड़ा नागल बांध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था और जिसका नेतृत्व मेधा पाटकर के द्वारा किया गया था। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11, किन्नेर सनी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे किन्नेर सनी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तेलंगाना में। किन्नेर सनी वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना राज्य में स्थित है और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसई सौंदरराजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12, किस राज्य में प्रतिशत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है? पूछा गया आपसे किस राज्य में प्रतिशत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, मध्य प्रदेश के कौन से नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने और बाद में गृह मंत्री बने? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के कौन से नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने और बाद में गृह मंत्री बने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने और बाद में गृह मंत्री बने थे और यह मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री भी थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। यह पर्व प्राय किस माह में मनाया जाता है? पूछा गया आपसे खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। यह पर्व प्राय किस माह में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फरवरी माह में। खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष फरवरी माह में खजुराहो में आयोजित किया जाता है और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, पंचशील समझौते की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? पूछा गया आपसे पंचशील समझौते की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंचशील समझौते की घोषणा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और पंचशील समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पूछा गया आपसे भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह नियुक्ति संविधान की धारा 76(1) के तहत की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? पूछा गया आपसे सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। पूछा गया आपसे सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव और गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, उज्जैन प्राचीन काल अवंती की राजधानी था और वहाँ किनका शासन था? पूछा गया आपसे कि उज्जैन प्राचीन अवंती की राजधानी था, वहाँ किनका शासन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजा विक्रमादित्य का। उज्जैन प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी था और वहाँ के शासक थे राजा विक्रमादित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पूछा गया आपसे
उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी और सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, वह भाग जो अंडा बनाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा भाग अंडा बनाता है। पहला ऑप्शन है स्त्रीकेसर, दूसरा ऑप्शन है पुंकेसर, तीसरा ऑप्शन है कर्णिका और चौथा ऑप्शन है दलपुंज। तो प्रश्न है वह भाग जो अंडा बनाता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है स्त्रीकेसर। पौधों में स्त्रीकेसर में अंडे का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का आधार क्या है? पूछा गया आपसे एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का आधार क्या है? पहला ऑप्शन है जैव गैस संयंत्र, दूसरा ऑप्शन है जल विद्युत शक्ति स्टेशन, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय रिएक्टर और चौथा ऑप्शन है परमाणु बम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 परमाणु बम। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है और इसमें एक अनियंत्रित श्रृंखला का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? पूछा गया आपसे पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 72 किलोग्राम। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान 72 किलोग्राम होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 72 किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। यदि आपसे यहाँ पर भार पूछा जाता तो इसका उत्तर होता कि चंद्रमा पर व्यक्ति का भार होगा 12 किलोग्राम, क्योंकि चंद्रमा पर जो भार है वह पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे द्रव्यमान पूछा गया है, तो जो द्रव्यमान पृथ्वी पर होगा वही द्रव्यमान किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भी होगा, क्योंकि द्रव्यमान एक नियत राशि है जो कभी परिवर्तित नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23, यूरिया एक खालिस्तान स्थान है। पूछा गया आपसे कि 4 ऑप्शन देकर इनमें से यूरिया में क्या पाया जाता है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजनी उर्वरक, दूसरा ऑप्शन है फास्फेटी उर्वरक, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम उर्वरक और चौथा ऑप्शन है लौह में उर्वरक। तो प्रश्न है यूरिया में इनमें से क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजनी उर्वरक। यूरिया में नाइट्रोजनी उर्वरक पाया जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24, निम्न में से असंक्रामक रोग की पहचान करें। पूछा गया आपसे निम्न में से असंक्रामक रोग की पहचान करें। पहला ऑप्शन है सिफिलिस, दूसरा ऑप्शन है रेबीज, तीसरा ऑप्शन है हैजा और चौथा ऑप्शन है घेंगा। तो प्रश्न है निम्न में से असंक्रामक रोग की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 घेंगा। गाइटर या घेंगा एक असंक्रामक रोग है जो छूने से नहीं फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं। पूछा गया आपसे वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं। पहला ऑप्शन है यकृत ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है अवटु ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि। तो प्रश्न है वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पीयूष ग्रंथि के द्वारा। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं और पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26, यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है, इसका क्या कारण है। पूछा गया आपसे कि यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है, इसका क्या कारण है। पहला ऑप्शन है पानी में रहने वाले जानवर, दूसरा ऑप्शन है नदियों का इसमें शामिल होना, तीसरा ऑप्शन है अनउपचारित मल जल का निर्वहन और चौथा ऑप्शन है इसके तट पर थर्मल प्लांट। तो प्रश्न है यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है, इसका क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनउपचारित मल जल का निर्वहन। जो शहर की गंदगी है उसे नदी में मिलाया जाता है जिससे कि वह प्रदूषित हो जाती है। तो यमुना नदी दिल्ली में सिटी के पास अनउपचारित मल जल के निर्वहन के कारण प्रदूषित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27, अस्थि मैट्रिक्स किससे समृद्ध होती हैं। पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर कि अस्थि मैट्रिक्स इससे संबंधित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम और फास्फोरस है। अस्थि मैट्रिक्स
कैल्शियम और फास्फोरस से समृद्ध होती है। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। वह स्थान जहां पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं क्या कहलाता है? पूछा गया आपसे, वह स्थान जहां पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य में पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। एक प्राकृतिक घटना जो पूर्वानुमानित नहीं की जा सकती कौन सी है? पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर आपको कि वह प्राकृतिक घटना जो पूर्वानुमानित नहीं की जा सकती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भूकंप। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिसका पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और अभी तक ऐसी कोई प्रणाली नहीं बनी है कि जो भूकंप का पूर्व अनुमान लगा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरणें हैं। पूछा गया आपसे ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरणें हैं। पहला ऑप्शन है गामा किरणें, दूसरा ऑप्शन है एक्स किरणें, तीसरा ऑप्शन है अवरक्त किरणें और चौथा ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें। तो प्रश्न है ओजोन द्वारा अवशोषित किरणें कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों को ओजोन के द्वारा अवशोषित किया जाता है और यदि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो उससे मनुष्यों में त्वचा कैंसर होता है। तो इससे ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 31। वह धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो वह नमक तथा खालिस्तान बनाती है। पूछा गया आपसे जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो तदनुसार वह नमक तथा खालिस्तान बनाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन। जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो वह नमक और हाइड्रोजन गैस बनाती है। और यह क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि धातु अम्ल के साथ क्रिया कर कर कौन सी गैस बनाती है? तो इसका राइट आंसर होता है हाइड्रोजन गैस। धातु अम्ल के साथ क्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 32। जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तब कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती हैं? पूछा गया आपसे जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तब कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती हैं? पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है WBC, तीसरा ऑप्शन है RBC और चौथा ऑप्शन है प्लेटलेट्स। तो प्रश्न है जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तब कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, RBC। जब किसी व्यक्ति को कोई संक्रमित ज्वर हो जाता है तो RBC कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती हैं और RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाएं और इनका जीवन काल 20 से 120 दिनों का होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 33। रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिकाओं की खोज की। कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में निम्न में से उसने किसका उपयोग किया? प्रश्न है रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिकाओं की खोज की। कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में निम्न में से उसने किसका उपयोग किया? पहला ऑप्शन है फ्लोएम, दूसरा ऑप्शन है जाइलम, तीसरा ऑप्शन है गाल की कोशिकाओं और चौथा ऑप्शन है कार्क के ऊतक। तो प्रश्न है कि रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिकाओं की खोज की और कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में उसने किसका उपयोग किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कार्क के ऊतक। रॉबर्ट हुक ने 1663 में जब कोशिकाओं की खोज की तो उसने इसके अनुसंधान के लिए कार्क के ऊतक का उपयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को RRB NTPC, RRB ग्रुप D, MP पुलिस परीक्षा 2016, 2017, MP जेल प्रहरी परीक्षा 2018 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के GK और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।